स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बेगम शेख हसीना, आयरन लेडी ऑफ बांग्लादेश। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या कोई कल्पना कर सकता है जब आपके परिवार के 16 सदस्यों की हत्या कर दी गई हो और एक बेटी ने हमारा बांग्ला सोनार बांग्ला के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष किया हो? जहां दुनिया में आज भी पुरुषों को श्रेष्ठ मानने की विचारधारा मौजूद है, जहां आज भी CEO से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक सत्ता के अधिकांश पदों पर पुरुषों का एकाधिकार होता है, ऐसे में किसी इस्लामिक देश में एक महिला का लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल के राष्ट्रीय चुनावों में आवामी लीग की जीत के बाद कार्यालय में 5वीं बार जीत हासिल कर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है। और इसी के साथ 76 साल की उम्र में शेख हसीना ने एक बार फिर दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेख हसीना के राजनीतिक सफर के बारे में। जानेंगे कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कैसे बांग्लादेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साथ ही जानेंगे कि बांग्लादेश में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख हसीना भारत के साथ रिश्तों को और कितना मजबूत बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं शेख हसीना's पॉलिटिकल जर्नी। दोस्तों, 15 अगस्त 1975 भारत में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर नए भारत का उद्घोष कर दिया था। इधर उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिशें रची जा रही थीं। अभी भोर नहीं हुई थी। ढाका में धानमंडी की 32 नंबर सड़क के 677 नंबर घर में हर कोई गहरी नींद में था। सुबह अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये पता बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का था। गोलियों की आवाज सुन शेख मुजीबुर रहमान ने खुद को परिवार समेत एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन काल चक्र ने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। कुछ ही समय में बंगबंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान के परिवार समेत सबका नामो निशान मिटा दिया गया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिता दिया था। ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस हमले में अब भी मुजीबुर रहमान के परिवार के 2 सदस्य सुरक्षित थे। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करने वाले इन दोनों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोनों ही सदस्य बांग्लादेश की सीमाओं से बाहर थे। बांग्लादेश से 7,287 किलोमीटर दूर जर्मनी में फोन की रिंग बजी। खबर मिली कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की परिवार समेत हत्या कर दी गई है। फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना थी। पिता की मौत की खबर सुन शेख हसीना पूरी तरह से टूट गई। जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया गया है, तो वो बदहवास हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस देश के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से विद्रोह किया, उसी देश में उनकी हत्या कर दी जाएगी। शेख हसीना भी इस बात का विश्वास नहीं कर पा रही थी। दरअसल शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना दोनों ही बांग्लादेश से बाहर जर्मनी में थी। इसी कारण ये दोनों अब तक जिंदा रहीं। शेख हसीना को बताया गया कि बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट हुआ है, उनकी जान को भी खतरा है। मतलब साफ था, शेख हसीना अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी बांग्लादेश नहीं लौट सकती थी। शेख हसीना ने जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी से संपर्क किया। हुमायूं की भारत के कई राजनयिकों के बीच अच्छी पैठ थी, इसलिए एक बार उन्होंने भारत के राजदूत YK पुरी से शेख हसीना और उनकी बहन को राजनीतिक शरण देने की बात कही थी। इसकी भनक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगी और उन्होंने तुरंत शेख हसीना और उनकी बहन को एयर इंडिया के विमान से भारत बुला लिया। इसके अलावा शेख हसीना के पति डॉक्टर वाजिद को परमाणु ऊर्जा विभाग में फेलोशिप दी। भारत सरकार ने शेख हसीना को पंडारा रोड के पास एक फ्लैट भी दिया, जिसके बाद करीब 6 साल तक वो भारत में ही रहीं। इसी दौरान भारत में निर्वासन में बिताने वाली हसीना को आवामी लीग का नेता चुना गया, जो उनके पिता द्वारा स्थापित पार्टी थी।
ऐसा पहली बार नहीं था कि उन्होंने अपने पिता के न होने पर पार्टी का कामकाज संभाला हो। इससे पहले भी वो 1960 के दशक के अंत में ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान राजनीति में सक्रिय हो गई थीं। पाकिस्तानी सरकार द्वारा जेल में कैद के दौरान उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक संपर्क के रूप में कार्य किया था। हसीना 1981 में बांग्लादेश लौट आई और सैन्य शासित देश में लोकतंत्र के बारे में मुखर हो गई। 1981 से लेकर 1985 तक अलग अलग मामलों में उन्हें सेना ने कभी घर में नजरबंद कर दिया तो कभी गिरफ्तार किया जाता। बांग्लादेश के लिए भी ये कठिन समय था। साल 1986 में ढाका में इलेक्शंस तय किए गए। चुनाव के कुछ समय पहले ही शेख हसीना को रिहा किया गया था। हालांकि चुनाव में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत हुई और शेख हसीना को अपनी हार के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा। बता दें कि बीएनपी बांग्लादेश की दूसरी नेशनल पार्टी है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जब देश में सैन्य शासन था। जियाउर रहमान एक सैन्य अधिकारी थे और खालिदा जिया के पति थे। उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। ये मानकर चलिए कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो आर्मी का है और उन्होंने जो राष्ट्रवाद का नारा दिया वो इस्लाम आधारित राष्ट्रवाद था, जो कि 1971 में स्थापित हुए बांग्लादेश की विचारधारा के विपरीत था। क्योंकि बांग्लादेश की आजादी इस्लाम आधारित राष्ट्रवाद की बजाय सांस्कृतिक और भाषाई राष्ट्रवाद के आधार पर हुई है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ढाल पर इस्लामिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। नेशनलिस्ट पार्टी ने डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया। इधर शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थीं। इस बीच वे जगह जगह रैली किया करती थीं। इसी दौरान 1988 में तो उनकी कार में ही बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। शेख हसीना चिटगांव में चुनावी रैली के लिए गई थीं। जिस समय उन्हें ये जानकारी मिली वो कार में ही सवार थीं। हालांकि इस हमले से शेख हसीना को तो बचा लिया गया, लेकिन इस हमले में करीब 80 लोगों की जान गई। साल 1991 के आम चुनावों में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग बहुमत हासिल करने में विफल रही। उनके प्रतिद्वंद्वी बीएनपी की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 5 साल बाद 1996 के आम चुनावों में शेख हसीना ने पहली बार जीत हासिल की और प्रधानमंत्री चुनी गईं। उनका यह कार्यकाल बांग्लादेश और भारत के लिए बेहतर संबंधों की शुरुआत था। साल 2001 के आम चुनावों में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला, लेकिन 2008 में वो प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में लौट आईं। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी तब से सत्ता में नहीं लौट सकी हैं। साल 2004 में एक बार फिर हसीना की रैली में ग्रेनेड विस्फोट के जरिए उनकी हत्या का प्रयास हुआ, जिसमें वो बच गईं। 2009 में सत्ता में आने के तुरंत बाद हसीना ने 1971 के युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया। ट्रिब्यूनल ने विपक्ष के कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं को दोषी ठहराया, जिससे बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बीएनपी की प्रमुख सहयोगी जमाते इस्लामी को 2013 में चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। बीएनपी ने 2014 के आम चुनावों का बहिष्कार किया, लेकिन 2018 में बीएनपी ने चुनाव लड़ा, जिसे बाद में पार्टी के नेताओं ने एक गलती बताया। विपक्ष ने मतदान में व्यापक धांधली का आरोप लगाया। विपक्षी दल जातीय पार्टी सहित 27 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था। बाकी सत्तारूढ़ आवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्सा थे, जिन्हें विशेषज्ञों ने सैटेलाइट पार्टियां करार दिया था। हालांकि इस बार भी आम चुनावों में विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार किया और मतदान प्रतिशत भी कुछ कम रहा, लेकिन आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला है। हालांकि इस बार बीएनपी के बहिष्कार ने चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जिसमें कम मतदान दर्ज किया गया। भारत ने बांग्लादेश चुनावों को आंतरिक मामला बताया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों ने शेख हसीना की सरकार से विश्वसनीय और पारदर्शी चुनावों का आह्वान किया। अमेरिका ने पारदर्शी चुनाव नहीं होने की स्थिति में शेख हसीना सरकार के अधिकारियों और आवामी लीग के नेताओं को वीजा नहीं देने की धमकी दी थी। इसके जवाब में शेख हसीना ने बांग्लादेश की संसद को बताया था कि अमेरिका उन्हें सत्ता से बाहर करने की योजना बनाकर देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हसीना ने दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने के लिए प्रशंसा हासिल की।
वर्ष 2017 में म्यांमार में सेना की कार्रवाई के बाद अपनी जान बचाकर वहां से करीब 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश आए थे। उन्होंने यहां शरण ली हुई है। शेख हसीना को भारत और चीन के हितों को सफलतापूर्वक साधने का श्रेय भी दिया जाता है। चुनाव से पहले उन्हें भारत, चीन और रूस का समर्थन मिला। जनवरी 2009 में हसीना के सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ गई है, जबकि पिछले साल बांग्लादेश का वार्षिक वृद्धि दर 7.81% रहा। हाउ डिड बांग्लादेश डेवलप? प्रधानमंत्री शेख हसीना 2024 में लगातार चौथी बार पीएम बनी है। वैसे वो 5वीं बार इस पद के लिए चुनी गई हैं। पीएम शेख हसीना के नेतृत्व में देश सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। देश अब दुनिया भर में विकास का रोल मॉडल है। एक पीएम के तौर पर वो आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहीं। उनके शासन के तहत बांग्लादेश ने अपनी आबादी को खिलाने के लिए संघर्ष करने से लेकर खाद्य निर्यातक बनने तक का सफर तय किया है। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से बांग्लादेश का आर्थिक पुनरुद्धार हुआ है। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली स्तर पर है। गुजरते समय के साथ बांग्लादेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जो जीडीपी साल 2006 में $71 बिलियन थी, वो बढ़कर 2022 में $460 बिलियन हो गई है, जिससे ये भारत के बाद दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एक वक्त था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बॉटमलेस बास्केट विद नो होप ऑफ सर्वाइवल के रूप में लेबल किया गया था, लेकिन लिबरेशन वॉर के बाद अब इसे ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट मिरेकल के रूप में जाना जाता है। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के उद्धरण के साथ विश्व आर्थिक मंच ने 2017 में भविष्यवाणी की थी कि 2050 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की होगी। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से हटकर बांग्लादेश एक विकासशील देश बन गया। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, मानव पूंजी सूचकांक और आर्थिक भेद्यता सूचकांक जैसे मापदंडों में ये अपने पड़ोसियों से आगे रहता है। आज बांग्लादेश एक लीडिंग डेवलपिंग देश की श्रेणी में है और वहां से सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दक्षिण एशिया के कई देशों से बेहतर है। देश ने उच्च तकनीकी विनिर्माण में भी कदम रखा है, जिससे सैमसंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरित करने के लिए आकर्षित किया गया है। बांग्लादेश ने सामाजिक संकेतकों में पर्याप्त सुधार किया है। 98% लड़कियां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। शेख हसीना द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति और प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही। पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश की पर्सपेक्टिव प्लान 2021-2041 को लॉन्च किया है, जिसमें 2041 तक के कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, पॉलिसीज, चैलेंजेस, प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्लान्स को शामिल किया गया है। लक्ष्यों में अत्यधिक गरीबी को खत्म करना और 2031 तक अपर मिडिल इनकम कंट्रीज का दर्जा और 2041 तक हाई इनकम वाले देश का दर्जा हासिल करना शामिल है। लक्ष्य विभिन्न चरणों से गुजरते हुए 2041 तक अंतिम मुकाम तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के असाधारण सामाजिक, आर्थिक प्रबंधन और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से बांग्लादेश अब 2015 में निम्न मध्यम आय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा को पार करते हुए 7% औसत ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि हासिल कर रहा है। 1987 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की आधी थी और 2007 में ये भारत की 2/3 थी। हालांकि बांग्लादेश ने इस मामले में 2020 में भारत और पाकिस्तान दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, कम विकसित देश की स्थिति से बाहर निकलना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, ये सब मजबूत और दृढ़ नीति के तहत सभी घरेलू और विदेशी साजिशों का मुकाबला करके विकास शेख हसीना की नीतियों की कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। इसी विकास को आगे बढ़ाते हुए और विजन 2021 की सफलता के तर्ज पर विजन 2041 को तैयार किया गया है। फरवरी 2021 में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल यानी NEC की बैठक में विजन 2041 को वास्तविकता बनाना, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य योजना 2021-2041 को मंजूरी दी गई। विजन 2041 को 2 मुख्य उद्देश्यों पर आधारित किया गया है। सबसे पहले डिजिटल दुनिया के साथ पूर्ण अनुकूलता के साथ बांग्लादेश 2041 तक एक विकसित देश होगा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $12,500 से अधिक होगी।
दूसरा, देश एक स्वर्णिम बांग्ला होगा जहां गरीबी अतीत की बात होगी। किसी भी देश के सतत विकास के लिए विकास और समानता दो सबसे सर्वोपरि घटक हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुल आबादी, विशेषकर गरीबों और आबादी के कमजोर हिस्सों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए समान वितरण पर जोर देते हुए तेजी से विकास को संतुलित किया जाना चाहिए। विकास और समानता के बीच इस अन्योन्याश्रित संबंध को सुसंगत बनाते हुए शेख हसीना ने उस सपने को पूरा करने के लिए विजन 2041 तैयार किया है और एक जनसमर्थक, गृह समर्थक, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बांग्लादेश प्राप्त करने के लिए 20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, जहां कोई भी पीछे नहीं रहेगा। विजन 2041 त्वरित विकास के लिए रोडमैप प्रदान करता है और गरीबी, असमानता और मानवाभाव के उन्मूलन के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। पिछले दशक में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी की नीति के तहत सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में बांग्लादेश को उल्लेखनीय सफलता मिली है। बंगबंधु का सोनार बांग्ला का सपना अब मिथक नहीं रहा। विजन 2041 को लागू करके बांग्लादेश विकसित दुनिया के बराबर एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, खुशहाल और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। साथ ही शेख हसीना के मजबूत नेतृत्व, उचित योजना और देश के सभी लोगों के समर्पित प्रयासों से बांग्लादेश विकास के शिखर पर आगे रहा है। इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत भारत के साथ रिश्तों को और कितना मजबूत बना पाएगी। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। विकास के साथ ही पीएम शेख हसीना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। बांग्लादेश के लोकतंत्र की नाजुकता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले सप्ताह भी चुनाव प्रमुख विपक्ष बीएनपी के बहिष्कार और हिंसा की घटनाओं के कारण प्रभावित हुए थे। चुनाव बहिष्कार के बीएनपी के फैसले का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, चाहे भारत हो या बांग्लादेश। कोई भी ये तर्क नहीं दे सकता कि विपक्ष को मजबूत करना सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है। इसलिए पश्चिम में कुछ हलकों से आलोचना अस्थिर है। बांग्लादेश's रिलेशंस विद इंडिया इन द फ्यूचर। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत का रिश्ता कोई आज या कल का नहीं बना है। ये बहुत पुराना रिश्ता है और इस रिश्ते में साल 1971 के बाद से और मजबूती आई है। बांग्लादेश ने अपनी आजादी में भारत की भूमिका को हमेशा स्वीकार किया है। दोनों देश एक साझा इतिहास और विरासत, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। वे एक अद्वितीय भौगोलिक विशेषता साझा करते हैं। बांग्लादेश न केवल चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, बल्कि उनके बीच 54 नदियां हैं जो हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहती हैं। इतनी सारी समानताओं के साथ लोगों से लोगों के बीच संबंध और विकास सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। बदलते समय के साथ ही बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। साल 2022-23 में बांग्लादेश भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नेदरलैंड्स और चीन के बाद भारत का सबसे ज्यादा निर्यात बांग्लादेश को हो रहा है। भारत के 12.2 अरब डॉलर के निर्यात में बांग्लादेश के निर्यात बाजार की हिस्सेदारी बढ़कर 2.7% पर पहुंच गई। हसीना सरकार भारत के पूर्वोत्तर और अपने देश के बीच जमीनी और समुद्री मार्ग की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया और पूर्वी एशियाई देशों से भारत के आर्थिक जुड़ाव में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए बांग्लादेश उसका कोई सामान्य पड़ोसी नहीं, बल्कि उसके लिए वो रणनीतिक तौर पर उसका अहम साझेदार और करीबी मित्र है। उत्तर पूर्व के राज्यों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहद अहम हैं। ऐसे में भारतीय नीति निर्धारकों का भी मानना है कि भारत को बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए। भारत चाहता है कि उसे बांग्लादेश से होते हुए पूर्वोत्तर के अपने सभी 7 राज्यों तक आबाद पहुंच मिल सके। फिलहाल पूर्वोत्तर के अपने राज्यों के साथ भारत सड़क और रेल मार्ग के जरिए जुड़ा है। ये 20 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के पास से होकर गुजरता है और इसे चिकन्स नेक कहते हैं। इसके साथ ही भारत ये भी चाहता है कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी से होकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ इसके आर्थिक जुड़ाव का आधार बने। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम आधार है। ढाका में बिम्स्टेक का सचिवालय है जो म्यांमार और थाईलैंड जैसे पूर्वी देशों को जोड़ता है। हाल के दिनों में भारत के दोस्त जापान ने भी बांग्लादेश में काफी निवेश किया है। इसमें भारत की भी भूमिका मानी जा रही है। वहीं बांग्लादेश के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी और शेख हसीना ने हाल ही में 3 परियोजनाओं
अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। बांग्लादेश सरकार ने पश्चिम बंगाल से चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों तक कार्गो के पारगमन और ट्रांसशिपमेंट को भी अनुमति दी है। भारत बांग्लादेश को महत्व देता है और इसका प्रमाण तब प्रदर्शित हुआ जब पीएम हसीना भारत की अध्यक्षता में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित एकमात्र दक्षिण एशियाई नेता थीं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश को जीवित रहने और फलने फूलने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। कट्टरपंथ एक आम दुश्मन है और केवल संयुक्त लड़ाई से ही मदद मिलेगी। भू राजनीति के सबक देशों द्वारा पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने की ओर इशारा करते हैं। इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। शेख हसीना ने बहुत ही बैलेंस्ड और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत के साथ भी अपनी घनिष्ठ साझेदारी रखी। भारत ने वहां रामपाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया, खुलना से मोंगला के बीच रेल कनेक्टिविटी स्थापित की। इनको देखते हुए बांग्लादेश की जनता ने हमेशा से शेख हसीना पर एक कॉन्फिडेंस दिखाया है। कंक्लूजन। दोस्तों, बांग्लादेश की आयरन लेडी पीएम शेख हसीना ने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। फिलहाल हसीना की जोरदार जीत ने अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि यह सफर आसान होने की संभावना नहीं है। कानूनी निरंतरता रही है, लेकिन विभाजित और ध्रुवीकृत राजनीति बनी हुई है। इसके अलावा इस बार हसीना राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन उन्हें विरासत में एक कमजोर अर्थव्यवस्था, एक नाजुक अर्थव्यवस्था मिली है। 13 सालों तक बांग्लादेश ने जबरदस्त विकास किया। पूरे बांग्लादेश में विशाल बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। लेकिन कोविड के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रास्फीति पर दबाव है और बैंकिंग क्षेत्र के आंतरिक वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि शेख हसीना को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो एकमात्र नेता हैं जो उस चुनौती का सामना करने और अपने पिता के सपने को साकार करने में सक्षम है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।